Guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video, we will be covering the next part of chapter number 2 of ACCA F7, and the name of the chapter is Tangible Non-Current Assets. So before we start, I believe जिन बच्चों को डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता था, उन्होंने डेप्रिसिएशन की मेरी वीडियोस जो मैंने पुरानी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी थी, उन्होंने पढ़ ली है. ठीक है, यहाँ पे जो मैं कराऊंगा, आई बिलीव कि तुमने वो चीज़ कर ली है. तो यहाँ पे अब जो टॉपिक्स मैंने कराने हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सारे टॉपिक्स मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी तुमने पढ़े हुए हैं. थोड़ी बहुत इन्हांसमेंट है, वो मैं यहाँ पे कराऊंगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले इसमें हमारा है रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स. फर्स्ट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ट्रीटमेंट्स. सो बेसिकली ये क्या बोलता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अलाउज choice of accounting treatment for plant property and equipment that is on cost model or on revaluation. So cost model और revaluation में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है आप कैसे भी इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हो. या तो कॉस्ट मॉडल मतलब कि हर साल हम उसकी कॉस्ट लिखेंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वैल्यू डालते रहेंगे, तो एक कॉस्ट अकाउंट बन जाएगा. एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हर साल हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं. जिस साल हमने एसेट को सेल किया तो हमने क्या किया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड निकाल के डाल दी डिस्पोजल में, और जो एसेट हमने सेल किया उसकी जो कॉस्ट थी वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दी डिस्पोजल में, और डिस्पोजल अकाउंट से हमने दिखा दिया कि सेल करके हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. ये होता है कॉस्ट मॉडल. अब रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? रीवैल्यूएशन मॉडल इज कि एसेट को हम कॉस्ट पे दिखाने की बजाय जो भी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू है. अब एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? रियलाइजेबल वैल्यू एज इन लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग थी. बिल्डिंग मैंने 1 लाख की परचेज की थी, और हुआ ये कि आफ्टर 5 ईयर्स और 6 ईयर्स जब मैंने देखा कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो यही सेम बिल्डिंग मेरी 6 लाख की हो गई. जो मैंने 1 लाख की परचेज की थी, आज की उसकी वैल्यू 6 लाख है. ठीक है, और हो सकता है जो मैंने बिल्डिंग बनाई हो, मुझे लग रहा था कि ये बिल्डिंग 10 साल चलेगी. आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, और 6 साल बाद ये फर्दर 10 साल और चल सकती है. मुझे लगा था कि टोटल 10 साल चलेगी ये बिल्डिंग, लेकिन बाद में इसकी यूज़फुल लाइफ भी रिवाइज हो गई. तो ये रिवीजन हम 6th ईयर के बाद करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन मॉडल, कि जिसमें हम एसेट को रीवैल्यूड फिगर पे बुक्स में शो करते हैं, या फिर कॉस्ट मॉडल जिसमें एसेट को हम कॉस्ट पे बुक्स में शो करते हैं. सो द कॉस्ट मॉडल, property, plant and equipment should be valued at cost less accumulated depreciation, and in revaluation model, property, plant and equipment may be carried as a revalued amount less any subsequent accumulated depreciation. If revaluation alternative is adopted, 2 conditions must be complied with. ये चीज़ हमने F3 में नहीं पढ़ी थी, तो ये पढ़ लो कि रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हमें फॉलो करना है तो 2 कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, देन ओनली हम रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन इज revaluation must subsequently be made with a sufficient regularity to ensure that carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date. मतलब हमने जिस भी वैल्यू पे एसेट को डाला है, रीवैल्यू करा है, जैसे मैंने बिल्डिंग को 6 लाख का रीवैल्यू किया था, मुझे इंश्योर रखना है कि जो 6 लाख है ये कोई मैंने अपने हिसाब से रेट नहीं बनाया होगा कि मुझे लग रहा है कि ये रेट होगा. दिस इज़ अ प्रॉपर फेयर मार्केट वैल्यू, कि अगर मैं एसेट को आज की रेट में सेल करता हूँ वो इतने की ही सेल हो. ठीक है, ये चीज़ मुझे मेंटेन रखनी है. नेक्स्ट, when an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of assets to which the item belong must be revalued. मतलब अगर मैं बिल्डिंग को रीवैल्यू कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 5-6 बिल्डिंग्स और हैं तो मुझे सभी को रीवैल्यू करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिल्डिंग थी, इसकी वैल्यू बढ़ गई तो इसको रीवैल्यू कर दिया, बाकी जो बिल्डिंग थी इनको किसी को रीवैल्यू नहीं करा. मुझे सभी को रीवैल्यू करना पड़ेगा. एंटायर class of assets to which the item belongs must be revalued. Class of assets, let's say buildings, properties is a class of asset, plant is a class of asset, equipment is a class of asset. तो वो सारे के सारे मुझे revalue करने पड़ेंगे.
ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन। इसमें हमें डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं करनी, यहाँ पे नहीं तुम्हें बताई गई है क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि तुम ऑलरेडी F3 में पढ़ के आए हो। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज भी तुम ऑलरेडी वैसे पढ़ आए हो, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, जब भी एसेट को हम रीवैल्यू करते हैं तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री विल बी डेबिट नॉन करंट एसेट, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब जो भी हमारा एसेट है, उस एसेट को जो हमने रीवैल्यू करा है, हम ये दिखाएंगे एसेट की कॉस्ट क्या पड़ी थी हमें आज तक, ठीक है, और कॉस्ट पड़ने के बाद उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुमने एसेट परचेज किया था, या एसेट की चलो मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एसेट तुम्हारा था $100 million, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। इस पे आज तक की अक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो लगी हुई है $30 या $30 million, जो भी है, मिलियन में मान लो या नॉर्मल मान लो। दैट मीन्स आज की डेट का इसका जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज $70। कॉस्ट उसकी इतनी थी, आज तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी लगी है, तो कैरिंग अमाउंट हो गया 70, ठीक है। अब आगे, अब अगर मैं बोलता हूँ कि एसेट इज कि आज की डेट में जो मेरा कैरिंग अमाउंट है, लेट्स से 3 साल की इस पर डेप्रिसिएशन लगी थी, तो आफ्टर 3 years एसेट इज रीवैल्यूड टू 1,50,000 और उसकी जो रिवाइज लाइफ है, लाइफ उसकी रिवाइज होगी 10 years। एसेट इज रीवैल्यूड टू 1,50,000 और लाइफ उसकी रिवाइज होगी 10 years। सो दैट मीन्स 3rd year के बाद एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना था मेरी बुक्स में 70, और मैंने इसको रीवैल्यू कितना कर दिया 150। तो 150 से मैंने एसेट को रीवैल्यू कर दिया, तो 150 और 70 में कितना डिफरेंस है 80 का। दैट मीन्स आज की डेट में मेरी वैल्यू 80 से बढ़ गई। अब लॉजिक देखो गाइस, जो वैल्यू मेरी 80 से बड़ी है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एसेट की खरीद मेरी कितनी थी 100 से वो कितना हो गया 150। दैट मीन्स एसेट मेरा इंक्रीज हुआ 50 से। वाई मैंने एसेट को 80 क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हम जब ये वाला मेथड फॉलो करते हैं ACCA के अंदर, हम डेप्रीसिएशन को एसेट में से कभी भी माइनस नहीं करते। तुम सबको याद होगा, हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एसेट दिखाते, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखाते हैं, कॉस्ट में कभी भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं करते बुक्स के अंदर। ये कैरिंग अमाउंट सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है। बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा होगा, जैसे अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊं, तो लेट्स से दिस इज एसेट साइड, दिस इज लायबिलिटी साइड, तो एसेट मेरे आ रहे होंगे 100 और यहाँ मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा होगा 30 का। बट यहाँ से मैंने वैल्यू कम नहीं करी है, तभी जब मैं जर्नल एंट्री करूँगा तो एसेट तो मेरा 100 ही दिख रहा है और आज की डेट में वैल्यू होगी 150, तो एसेट में कितना इंक्रीज हुआ है 50 का, प्लस जो टोटल डेप्रिसिएशन आज तक मेरी उस पर लगी थी 30। अब डेप्रिसिएशन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि डेप्रिसिएशन से ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, तो 30 मेरी डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगी और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट मीन्स रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरा हो जाएगा 80, कि टोटल मेरा 80 का फायदा हुआ। कैसे, आज की डेट कैरिंग अमाउंट है 70 आज की डेट में, और आज की डेट में रीवैल्यूड है 150, तो 80 का मेरा प्रॉफिट हो गया। 80 में से 50 तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है और 30 जो मैंने आज तक डेप्रिसिएशन लगाई थी मैं उसको रिवर्स करूंगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन खत्म हो चुकी है, अब एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है, जो मैंने आज तक डेप्रिसिएशन लगाई थी उसकी वर्थ 0 हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या होगा, ये मेरी इनकम बन जाएगी 80 जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, एसेट 50 से बढ़ जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम सबने पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैंने फिर भी एक बार तुम्हें जस्ट रिवाइज करने के लिए बता दिया। तो दिस इज जब एसेट को हम रीवैल्यू करते हैं एट ग्रेटर दैन ओरिजिनल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब अगर जस्ट एन एग्जाम्पल सोचो तो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट कवर नहीं है बट तुम सबको पता होना चाहिए। अगर एसेट रीवैल्यू टू है 90, एसेट रीवैल्यू कितना हुआ है 90 पे। अब ध्यान से देखो गाइस, एसेट की वैल्यू पहले कितनी थी 100, अब कितनी वैल्यू और कैरिंग अमाउंट कितना है 70 और रीवैल्यू कर दिया मैंने इसको 90 पे। अब पहले इसकी कॉस्ट थी 100,
अब इसकी कॉस्ट कितनी, अब देखो कॉस्ट तो इसकी बड़ी तो है नहीं, तो जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट में जो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट पहले थी 100, कॉस्ट तो बड़ी नहीं है ना, बल्कि कॉस्ट तो इसकी कम होगी, 90 होगी। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इज 70, एसेट रीवैल्यू टू 90, तो यहाँ थोड़ी सी एंट्री अलग होगी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, या ऑल्दो यहाँ कवर्ड कहीं नहीं है, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ। एसेट की कॉस्ट थी 100, बट अब मुझे एसेट की कॉस्ट दिखानी है 90, दैट मीन्स एसेट को कम करना पड़ेगा। तो ये एंट्री कहीं पर लिख लेना गाइस सारे, कि क्रेडिट हो जाएगा मेरा एसेट 10 से मेरा एसेट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा 10 से, क्योंकि एसेट की वैल्यू मुझे 10 से कम करनी है। डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी भी डेप्रिसिएशन आज तक मैंने लगाई थी वो मुझे सारी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट को मैं रीवैल्यू कर रहा हूं। और क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस 20। दिस विल बी द जर्नल एंट्री। मैं थोड़ी बड़ी करके लिख देता हूं, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30, जितनी आज तक डेप्रिसिएशन लगी थी वो रिवर्स कर दी। क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 का मुझे फ़ायदा हो गया था, क्योंकि अब वैल्यू इसकी होगी 90, पहले थी 70। और क्रेडिट में कर दूंगा एसेट, कि एसेट को मुझे 10 से गिराना पड़ेगा, क्योंकि अब कॉस्ट इसकी रह जाएगी 90, तो मुझे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना, ये बुक में कहीं भी कवर्ड नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं हमें सारी की सारी डेप्रिसिएशन को, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ता है। पूरी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा रीवैल्यूएशन का फ़ायदा है और एसेट। ठीक है, तो अगर पूरी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 30, फ़ायदा पहले थी 70 अब होगी 90, तो फ़ायदा मुझे हो रहा है 20 का, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा 20। दैट मीन्स कुछ ना कुछ मेरा क्रेडिट में आएगा मैच कराने के लिए, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा नॉन करंट एसेट। और अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, जैसे पुराने क्वेश्चन में रीवैल्यूड टू 150, तो मेरा फ़ायदा कितना हो गया, 70 माइनस 150 इज 80। सो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरी रिवर्स कर दी, फ़ायदा मेरा हो रहा है 80 का, तो बैलेंस 50 यहाँ पे आ जाएगा। दिस शुड बी दी लर्निंग कॉन्सेप्ट कि तुम्हें ये एंट्री कैसे करनी है। नेक्स्ट पार्ट, अब रिकग्नाइजिंग रीवैल्यूएशन गेन और लॉसेस, इसका मतलब क्या है, सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैं स्पेशली यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। सिंपल सा पॉइंट है, जब भी हमारा कोई एसेट रीवैल्यू होता है तो जितनी भी हम उस पर रिवाइज्ड फिगर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, देखो एक तो हमारी होगी ओल्ड डेप्रिसिएशन, एक होगी न्यू डेप्रिसिएशन, एक होगी ओल्ड डेप्रिसिएशन, एक होगी न्यू डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट को रीवैल्यू करें। अब ऑब्वियसली रीवैल्यू करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी अगले साल से ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अगर हमारी न्यू डेप्रिसिएशन इज ग्रेटर दैन ओल्ड डेप्रिसिएशन, जैसे पहले हम एसेट पे लगाते थे 10 की डेप्रिसिएशन, अब हमने लगानी शुरू कर दी 14 की डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स 4 की डेप्रिसिएशन हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। पहले लगाते थे 10 की डेप्रिसिएशन, अब लगती है 14 की डेप्रिसिएशन रीवैल्यू के बाद, पर ईयर, दिस इज पर ईयर, दैट मीन्स 4 पर ईयर हम डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, सेम वैल्यू को हमें रीवैल्यूएशन में से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में डालना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन में से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में, मतलब डेबिट, ये है इसमें वैसे आगे कवर होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग, ये हमें एंट्री करनी पड़ेगी। इसका लॉजिक क्या है, देखो मैं लॉजिक भी बताता हूँ। अब तुम स्किल लेवल पे हो तो स्किल्स तुम्हारे एनहांस होने चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है, एक्चुअली तुमने जो एसेट के लिए पे करा था वो था लेट्स से 10 लाख, 10 लाख के तुमने बिल्डिंग परचेज की थी, तो जितना तुम जेब से खर्चा करोगे उतना ही, जितना तुमने अमाउंट पे किया है उतने का ही तुम्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से ओवर द पीरियड जो एसेट की लाइफ है तो मैक्सिमम 10 का ही बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जेब से तो 10 लाख गए हैं ना बिल्डिंग के लिए। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार घर पे तुम गए, मम्मा ने तुम्हें 100 रुपये दिए कि मार्केट से सामान लेके आओ, तुम 60 का सामान ले आए,
60 का सामान ले आए, 40 का सामान नहीं लेके आए, मम्मा बोलेंगी ना 40 रुपीज़ रिटर्न करो, क्योंकि खर्चा तो 60 हुआ है। तुम क्या बोलोगे, या तुमने बोला कि मम्मा आपने तो जो सामान बोला था वो तो पूरे 100 का बोला था, वो आया नहीं अलग बात है, बट वैसे तो 100 खर्चा होना ही था आपका, वैसे तो आपका 100 खर्चा होना ही था, वो तो सामान नहीं आया इसलिए वो खर्चा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तो पूरे पूरे 100 रुपये रखूँगा अपने पास, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि सामान नहीं मिला इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो लेने गया था। तो ये चीज़ पे मम्मा क्या बोलेंगे, पटाख आएगा ना एक, अपने अभी 40 रुपये निकल के वापस आएंगे। सेम केस होता है मेरा एसेट में। एसेट के लिए आई पेड 10 लाख रुपीस। अब मैंने क्या किया, मैंने एसेट को रीवैल्यू करके कर दिया 50 लाख। ठीक है, अब अगर 50 लाख मैंने वैल्यू बना दी तो दैट मीन्स इस पे डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज होगी। पहले इस पे डेप्रिसिएशन मेरी कम चार्ज हो रही थी, इस पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होगी। एग्जाम्पल सोचो, इस पे चार्ज हो रही थी 1 लाख, इस पे चार्ज हो रही है 5 लाख। दैट मीन्स मैं 4 लाख की डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। तो जो भी मेरी बुक्स चेक करेगा, जैसे प्रॉफिट का कम ज़्यादा दिखाना इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टैक्स। अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा, कम प्रॉफिट दिखाऊंगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो टैक्स कम पे करे। तो इसने जब एसेट रीवैल्यू किया, पहले वो खर्चा कर रहा था हर साल 1 लाख एज डेप्रिसिएशन, अब वो खर्चा कर रहा है 5 लाख, तो 4 लाख का वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। अब उसने तो बुक्स में दिखा दिया मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए, जैसे मम्मी ने पटाखा मारा था, उन्होंने भी एक चिपका दिया। क्या बोला उन्होंने कि भाई तूने एक्चुअली तो खर्चा 1 लाख ही करा है, तो 1 लाख अगर तूने खर्चा करा है तो हम तो डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ही देंगे। अब वैल्यू अगर बढ़ गई, तूने पेमेंट थोड़ी करी है, फ्री का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा तुझे, जितना तुम एक्चुअली एक्सपेंस करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा ना। तो उन्होंने बोला कि जो तूने 44 लाख जो एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, जो 4 लाख तूने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, उसको तू रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकाल के अपनी रिटेन्ड अर्निंग में डाल दे, अपनी इनकम बना दे उसको, एक तरह से रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में डाल दे, कि जो डेप्रिसिएशन टू एक्सेस क्लेम कर रहा है वो रीवैल्यूएशन में से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में डाल दे। और ये सारा जो होता है दैट इज ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ही रीवैल्यूएशन सरप्लस में से हम वैल्यू माइनस कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग में प्लस कर देंगे। इस पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी लिंक नहीं है, बस ये होगा कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस विल इंक्रीज दी रिटेन्ड अर्निंग। मतलब क्या है कि ये पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है अब शेयर होल्डर्स में, क्योंकि पहले तो रिटेन्ड अर्निंग वो था ही नहीं, पहले तो रीवैल्यूएशन सरप्लस था। रीवैल्यूएशन सरप्लस मतलब काफ़ी इनकम हो गई, लेकिन ये इनकम अभी एक तरह से यूजेबल नहीं है, हम रिटेन्ड अर्निंग में से ही बांट सकते हैं अमाउंट, तो ये रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सिंपल सा तुम्हें इस तरीके से याद करना है, जब भी एसेट रीवैल्यू होता है, जो भी उस पर एक्सेस डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो हमें रीवैल्यूएशन में से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करनी होती है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। Revaluation gains are recorded as a component of other comprehensive incomes, either within the statement of profit and loss or other comprehensive income in separate statement. This gain is then carried in a revaluation surplus with the equity, yani statement of changes in equity. This revaluation surplus is a capital reserve and is therefore not permitted to be distributed to shareholders. ये पैसा हम shareholders में distribute नहीं कर सकते। Revaluation losses, which represent an impairment of the asset value, are recognized in statement of profit and loss. When a revaluation loss arises on previously revalued asset, it should be deducted first against the previous revaluation gain and can therefore be taken to other comprehensive income in the year. Any excess impairment will then be recorded as impairment expense in the statement of profit and loss. मतलब क्या है, अगर हमने asset को सेल करा, अब सोचो जैसे मैंने जब एसेट को रीवैल्यू करा था, अब ये सारा कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ। देखो, मैंने जब एसेट को रीवैल्यू करा था, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में लेट से मेरे पास अमाउंट आ गया
10 लाख रुपीज़, रीवैल्यूएशन सरप्लस में मेरे पास आ गए 10 लाख। अब जब मैंने एसेट को हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मैंने जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज थी वो रीवैल्यूएशन में से कम करता चला गया। तो लेट्स से 6 लाख मैंने यहाँ से कम कर दिए 5-6 सालों में, तो मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रह गया? 4 लाख। अब सोचो 4 लाख मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस है, मतलब एक्सेस बेनिफिट। अब हुआ क्या, मैंने जब ये एसेट सेल करा, मेरे को 3 लाख का लॉस हो गया। इम्पेयरमेंट एक तरह से सेल मान के चल लो। मैंने जब एसेट को सेल करा, मेरा 3 लाख का लॉस हो गया। ये हमने ऑलरेडी F3 में कवर किया हुआ है कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो जो मेरा 3 लाख का लॉस हुआ, अब लॉस इज ऑल्सो लाइक अ नुकसान और एक्सपेंस। तो नॉर्मली मैं लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा एज एक्सपेंस, क्योंकि मेरा लॉस हुआ ये, है ना। लेकिन जितना मेरा लॉस हुआ है, पहले मैं इस लॉस को सेट ऑफ करूंगा मेरे रीवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस से। सो दैट मीन्स मेरा 3 लाख का लॉस हुआ है, रीवैल्यूएशन में 4 लाख पड़े, तो मैं पूरा का पूरा 3 लाख रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर लूंगा। तो अभी भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में 1 लाख रह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरा नुकसान हुआ है ऑलरेडी उस चीज़ को मैं अपनी इनकम दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं उसको अपना फ़ायदा दिखा चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस में पैसा पड़ा है वो पैसे से पहले मैं अपने लॉस एडजस्ट करूँगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सोचो मेरा लॉस होता यहाँ पे 7 लाख, तो इस केस में क्या होगा, पहले मैंने 4 लाख यहाँ से यूज़ कर लिए, ये ख़त्म। एक्सेस जो 3 लाख का मेरा लॉस हुआ है, जो रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी ज़्यादा बढ़ के हुआ है, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस दिखाऊंगा कि ये मेरा नुकसान और ज़्यादा हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस से भी ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा ये, ठीक है। सो दिस इज अ तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के इसको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र हम कर देंगे, ये वाला रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम बन जाएगी, और उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। अब गाइज रीवैल्यूएशन से रिटेन्ड अर्निंग ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे शायद ये चीज़ पूछ रहे हो कि सर ये क्यों करते हैं। देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं, तुम्हें अगर फॉर्मेट याद हो, हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पहले टैक्स पे करते हैं और उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम ऐड करते हैं, है ना। टैक्स पहले पे कर दिया, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हमने ऐड कर दिया। लेकिन देखा जाए फ़ायदा तो हमारा हुआ ही है, ये, है ना। अगर मैंने एसेट को रीवैल्यू किया था तो 10 लाख का फ़ायदा तो हुआ ही है, लेकिन इस 10 लाख के फ़ायदे के टाइम पे मैंने कोई भी टैक्स पे नहीं करा था, मतलब मैंने इसको अपनी इनकम में नहीं दिखाया था। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर्स है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट में मैंने इसको नहीं दिखाया था। दैट मीन्स इस पर मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया, वैल्यू बढ़ गई। अब हो क्या रहा है, जब मेरा ये एसेट हर साल डेप्रिसिएशन में एक्सेस क्लेम कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ये जो पैसा तूने ऑलरेडी एक्स्ट्रा इनकम दिखाई हुई है जिस पे तूने टैक्स नहीं पे किया, वो भी तो पैसा यूज़ करना पहले। तो जो भी तेरा नुकसान हो रहा है तो उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकता। जैसे डेप्रिसिएशन अगर तुमने एक्सेस दिखा दी, गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तू एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, तो पहले ये फ़ायदा भी तो दिखा हमें कि तेरे को हुआ है बुक्स में, इस पर भी तो कुछ टैक्स पे कर, तभी तो हम तुम्हारे को डेप्रिसिएशन क्लेम करने देंगे। तुमने कुछ इनकम दिखाई नहीं है, खर्चा ही बढ़ाए जा रहे हो, तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसीलिए सिंपल सा लॉजिक याद रखना गाइस, जब भी हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन होती है या एसेट को सेल करते हैं, अगर हमारा लॉस में एसेट सेल हुआ है तो पहले हम लॉस सेट ऑफ करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस से, उसके बाद जो बचा हुआ है वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तो प्रॉफिट ही है, प्लस ये सारा का सारा जो हमारा 4 लाख था ये पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन इज an entity is revalued its building and decide to incorporate the revaluation to in financial statements. Extract from the financial position is कि बैलेंस बिल्डिंग की हमारी कॉस्ट थी 1200 और उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगी थी 144। दैट मीन्स बुक्स में जो उसका कैरिंग अमाउंट है
दैट इज 1056. द बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी, अभी 31 दिसंबर 2007 का है, तो 1 जनवरी 2018 को हमने बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया 140 पे. इट्स यूजफुल लाइफ इज 40 ईयर्स एज दैट डेट. इसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ रहेगी 40 ईयर्स. अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ. हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया इतने का, तो इसमें से अगर मैं 3 जीरो हटा दूँ तो 1400 माइनस 1056 जो आज का कैरिंग अमाउंट है, तो 1400 माइनस 1056 दैट मीन्स 344 से मैंने एसेट को रीवैल्यू कर दिया. 344 से मैंने एसेट को रीवैल्यू कर दिया. अब 344 इसकी जो मेरी जर्नल एंट्री होगी, डेबिट एसेट पहले था 12 का, जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, तो डेबिट पहले मैं कर लेता हूँ इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. जितनी डेप्रिसिएशन थी वो सारी एडजस्ट हो जाएगी, सारी खत्म कर दी हमने. एक स्पेस छोड़ के क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है 344. दैट मीन्स बैलेंस 200 मुझे डेबिट साइड पे लिखना है, वो क्या हो जाएगा मेरा बिल्डिंग. सो डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट बिल्डिंग, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस. दूसरा लर्न करने का तरीका, एसेट की कॉस्ट से भी ज़्यादा मेरी वैल्यू बड़ी है तो मुझे कॉस्ट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी 200 से, और डेप्रिसिएशन तो मैं सारी की सारी रिवर्स करूंगा ही, तो क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस. ठीक है. अब आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1400. इट्स यूजफुल लाइफ इज 40 ईयर्स, तो 1400 डिवाइड बाय 40 दैट मीन्स 35 मेरी पर ईयर लगेगी डेप्रिसिएशन. ठीक है. अब हमें शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31 दिसंबर 2018. अब 31 दिसंबर 2018 को मैं क्या शो करूंगा, मैं पहले बनाऊंगा अपना एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीसिएशन में क्लेम करूंगा 35 की, जो डेप्रीसिएशन अब अगले साल से लगनी शुरू होगी. उसके बाद अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में मैं शो करूंगा जो मेरे को रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ 344. और बैलेंस शीट. अब एक चीज़ गाइस, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि हर साल पहले कितनी डेप्रिसिएशन लगी है. दिस इज़ नॉट डेप्रिसिएशन पर ईयर, ये तो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि आज तक इस पे टोटल इतनी डेप्रिसिएशन लगी है. तो पर ईयर सॉरी गाइस, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही नहीं, तो इसीलिए मैंने एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला पार्ट अभी यहाँ पे नहीं करा. अगर हमें इसमें बोला होता कि पहले डेप्रिसिएशन इतनी लग रही है, अब इस पे 35 लग रही है, देन हम कंपेयर करते, बट अभी हम कुछ नहीं करेंगे. तो सिंपल हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में इतना हमारा डेप्रिसिएशन क्लेम होगी आज से, क्योंकि एसेट को रीवैल्यू कर दिया. जो रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट था वो हमारा यहाँ आ जाएगा. और फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट 1400 माइनस जो इस पे आज तक डेप्रिसिएशन लगी है, क्योंकि अब एसेट को रीवैल्यू कर दिया 35. तो मेरी जो आज की वैल्यू रहेगी 1400 माइनस 35, दिस इज 1365. तो 1365 मेरी आज की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. दिस इज हाउ आई हैव टू शो दैट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. गॉट इट गाइस? आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो. बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी करा हुआ है. तो इसका सॉल्यूशन है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया. अब आता है डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट्स. ये तुम्हारे को मैं बता चुका हूँ सारा का सारा, तो इसको तुम पढ़ लेना थ्योरी को, जस्ट रीड इट. ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि डेबिट जब भी हमारे एसेट को हम रीवैल्यू करते हैं तो एक तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो हर साल नई वाली होगी, और जितनी हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन है नॉट वैल्यूएशन, कि रीवैल्यूएशन पे जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है माइनस जितनी हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे यानी एक्सेस डेप्रिसिएशन, वो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे.
दिस ट्रांसफर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओनली। ठीक है, ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग 2 से कराता हूँ, इससे तुम्हें ज़्यादा इजीली समझ आएगा। देखो अब अंडरस्टैंडिंग 2 में क्या लिखा हुआ है, On 1st April 2018, the fair value of used property was 1 lakh with a remaining useful life of 20 years, 1st April 2008 को या 18। यूज पॉलिसी इज टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी एट ईच ईयर एंड, हर साल रीवैल्यू करता था। एक साल बाद मतलब फर्स्ट ईयर अप्रैल से अगर बुक स्टार्ट हो रही है तो 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होगा। 31 मार्च को प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट 86,000। The balance on the revaluation surplus on 1st April 2018 was 20,000 कि एसेट को उसने बाद में रीवैल्यू कर दिया 86 का, और 1st अप्रैल को हमारे पास ऑलरेडी 20,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा था। यू डज नॉट मेक एनी ट्रांसफर टू रियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन की वो कोई भी एंट्री नहीं करता, तो हमें उसका भी कुछ नहीं करना जो हमने ऊपर पढ़ा है। हमें बताना है प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ these used financial statements for the year ended 31st March 19 reflecting the above information. State how the accounting would be different if opening revaluation surplus does not exist. अगर opening revaluation surplus ना होता तो हमारी बुक्स में इसका क्या इफेक्ट होता। देखो फर्स्ट थिंग, एसेट की हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है, ऑन 1st अप्रैल 2018, और 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 दैट मीन्स 5,000 डेप्रिसिएशन ईच ईयर में चार्ज करूंगा। सो दैट मीन्स 31st मार्च 19 को एसेट की मेरी कॉस्ट थी 1 लाख, माइनस इस पे डेप्रिसिएशन जो मैंने चार्ज करी है विच इज़ 5,000, तो इसका कैरिंग अमाउंट कितना रह गया मेरी बुक्स में 95,000 मेरा कैरिंग अमाउंट रह गया। एसेट को मुझे रीवैल्यू कितने पे करना है 86 पे। अब एक साल बाद मुझे एसेट को रीवैल्यू करना है 86 पे, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है नेट 95 86 9,000 का मेरा लॉस हो रहा है, 9,000 का मेरा अब आगे लॉस हो रहा है। अब इस लॉस का मैं क्या इफेक्ट डालूंगा, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना गाइस। अब यहाँ पे पहले तो अब पहला साल जब खत्म होगा, पूरा ईयर एंड होगा, तो मेरी जो बुक्स बनेंगी, मुझे बैलेंस शीट जो बनानी है 31 मार्च 19 को, पहले तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे 5,000 लगी है मेरी, क्योंकि ईयर के एंड के बाद उसको हमने रीवैल्यू किया है, तो डेप्रिसिएशन तो 5,000, और जब हमने रीवैल्यू किया 31 मार्च को उसमें हमारा लॉस हो गया 9,000 का, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैं दिखा दूंगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 9,000, ये भी मेरा लॉस है। प्रॉफिट होता तो मैं प्रॉफिट दिखाता, लॉस है तो मैंने यहाँ पे लॉस दिखा दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी तक कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ जो बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है, इस लॉस की कैलकुलेशन होती है कैरिंग अमाउंट से, नॉट फ्रॉम द कॉस्ट, फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट हम इसको रिवैल्यू करते हैं। मैं इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द जर्नल एंट्री, सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारी रिवैल्यूएशन पे लॉस आ गया। अब ये तो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर, तो ये तो मेरा आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ आई विल मेक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब सबसे पहले मैं दिखाऊंगा एसेट मेरा आज की डेट में कितना 86,000, तो प्रॉपर्टी तो मेरी 86,000 ही आएगी, है ना। अब ध्यान से देखो गाइस, अब जो मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, अब कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया था, रीवैल्यूएशन सरप्लस में हमारे पास ऑलरेडी कितने पड़े हैं 20,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी 20,000 पड़े हैं। लॉस कितना हुआ है हमारा
9000। अब चाहे सेल पे लॉस हो, चाहे दोबारा रीवैल्यूएशन करने पे लॉस हो, तो हमारा जो लॉस हुआ है दैट इज़ 9000। रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी 20000 पड़े, इसलिए मैंने इस लॉस को यहाँ पे नहीं दिखाया, इसको मैंने सिंपल अपना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाया, और इस लॉस को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा कि मेरा जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो रह गया अब 11 लाख। ठीक है, इस लॉस को मैं यहाँ ना दिखा के, बेसिकली मुझे यहाँ तो 9000 ही दिखाना है रीवैल्यूएशन लॉस, बट रीवैल्यूएशन सरप्लस में से मैं इस लॉस को माइनस कर दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी अमाउंट पड़ा है। ठीक है, सबको समझ आ गया गाइस ये? अब पॉइंट ये है अगर मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस ना होता, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रीवैल्यूएशन सरप्लस ना होता, दैट मीन्स ये 9000 की जो मैंने एसेट को रीवैल्यू किया ये मेरा डायरेक्ट लॉस हो गया। इस लॉस को मैं यहां शो करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस 9000। तो अगर मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो मैंने बताया था कि जो भी हमारा लॉस हुआ होगा उसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा 9000 का लॉस है इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा एज माय इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब यहां पे वो नहीं आएगा और वो यहां पे आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस 9000। लेकिन हुआ क्या है कि मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है 9000 का, तो अगर 20,000 का, तो मैंने इसको अपना एक्सपेंस नहीं दिखाया, यहाँ से हटा दिया और मैंने अदर कॉम्प्रिहेंसिव में दिखा दिया रीवैल्यूएशन लॉस 9000, क्योंकि मैंने बताया था हम जो टैक्स पे करते हैं वो इस अमाउंट पे पे करेंगे। तो खर्चा हमें, अगर हमारे पास रीवैल्यूएशन में अमाउंट पड़ा है तो हम इस 9000 के लॉस का एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, और अगर हमारे पास खर्चा है, हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है ही नहीं, तो हमारा लॉस हो ही गया, तो हमें उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो अगर रीवैल्यूएशन में अमाउंट है तो हम रीवैल्यूएशन लॉस से करेंगे, अगर रीवैल्यूएशन में अमाउंट नहीं है तो इम्पेयरमेंट लॉस। अब सोचो, जस्ट एन एग्जाम्पल, सोचो, सिर्फ वैसे बता रहा हूं, अगर हमारा यहां पे बैलेंस तुम्हें दिख रहा है 20,000, अगर हमारा एक्चुअल जो लॉस होता 9000 की जगह ये 29,000 होता या 32,000 होता, ये हमारा हो रहा है रीवैल्यूएशन लॉस। तो रीवैल्यूएशन में हमारे पास 20 है, लॉस हो रहा है 32 का, तो रीवैल्यूएशन लॉस में दिखाता 20 का, कि 20 का 20 पूरा एडजस्ट हो गया, और जो बैलेंस 12,000 है जो मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस से को भी एक्सीड कर गया, वो 12,000 को मैं दिखाता यहाँ पे एज इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना गाइस, जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस में है वो वहीं से एडजस्ट होगा, उसके ऊपर अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट ना होता तो हम बस यहाँ पे एसेट इतना दिखाते, एसेट तो 86 का ही रहेगा, कोई रीवैल्यूएशन आएगा नहीं, और जो नॉर्मल मैंने तुम्हें पहले बताया था। ठीक है, तो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सिंपल, बस ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अब आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, ये तुम खुद कर लेना, इट्स योर होमवर्क। अब आता है डिस्पोजल ऑन अ रीवैल्यूड करंट एसेट, ये भी काइंड ऑफ उसी से लिंक्ड है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन disposal of a revalued current asset should be calculated as a difference between net sale proceeds and the carrying amount, जैसा मैंने एग्जाम्पल कराया था पहले। There are two steps of disposing the revalued asset. It should be accounted for in statement of profit and loss account in the period of the disposal occurs. Any balance on the revaluation surplus relating to this asset should now be transferred to retained earning. अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आई थिंक एक चीज़ तुम्हें थोड़ी सी अलग करा दी, मैं उस चीज़ को ठीक कर देता हूँ। जब मैं तुम्हें ये बात बता रहा था कि ये लॉस पे सेल करा है, ये दिस इज़ नॉट लॉस ऑन सेल, मेरे मुंह से लॉस ऑन सेल निकल गया था, दिस इज़ नॉट लॉस ऑन सेल, दिस इज़ लॉस ऑन फर्दर रीवैल्यूएशन। जैसे एसेट को दोबारा से मैंने रीवैल्यू किया और रीवैल्यू अब कम पे किया, तो जो फर्दर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है तब मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा, जो फर्दर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है तब मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा जो तुम्हें मैंने बताया था। तो तुम चाहे वीडियो दोबारा से बैक करो, उसमें अगर मैंने लॉस ऑन सेल बताया तो लॉस ऑन सेल की जगह लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कर लो, कॉन्सेप्ट सारा वही है।
अब पॉइंट है, अगर मैं एसेट को सेल कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा। अगर मैं एसेट को सेल कर रहा हूं तो उसमें इस केस में क्या होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमारा प्रॉफिट है तो भी रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, अगर हमारा लॉस है तो भी सॉरी प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इनकम दिखा देंगे, अगर हमारा लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एक्सपेंस दिखा देंगे। प्रॉफिट है तो इनकम, लॉस है तो एक्सपेंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितना भी उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस बचा था, क्योंकि एसेट तो जा चुके, जितना भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में उसका बैलेंस बचा है वो सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग। ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं F3 में, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये होमवर्क तुम्हें खुद करना है, ये होमवर्क अपना कर लेना। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। दिस इज समथिंग न्यू विच यू हैव टू डू नाउ। सो गाइस देखो, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th इंडिया से करी है कॉमर्स में, तो उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा NPO, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो बच्चे ICSE के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th में ये NPO ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो हमने NPO में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर रखा है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो उन बच्चों को थोड़ी सी इसमें हेल्प मिल सकती है, बट मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होते हैं, लेट मी जस्ट अरे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ये मैं नोट शेयर नहीं करूंगा जो मैं बना रहा हूं, तो तुम चाहो तो अपनी कॉपी में बना लेना। सो गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ऑफ 2 टाइप। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इट इज़ जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम आपको एक ग्रांट दे देंगे, वी विल हेल्प यू। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस को बोला कि आप अपना जो बिजनेस यूनिट है, आप अपना जो बिजनेस यूनिट है उसको इस साइड से ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा जो हमारा ओल्ड एरिया है वहाँ पे बिज़नेस का यूनिट ट्रांसफ़र कर लो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये, जब आपका बिज़नेस आएगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सुधरेगी, तो आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोल लो। बट वहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत खर्चा आएगा इनको, प्लस उसकी रनिंग कॉस्ट भी अलग होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको रनिंग कॉस्ट के लिए कुछ एक्सपेंस दे देंगे, मतलब आपको अपनी जेब से खर्चा तो आप कर देना, हम आपको रिफंड कर देंगे वो अमाउंट। दैट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ के लिए हमको अमाउंट रिफंड कर दिया। सो गवर्नमेंट ग्रांट आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज रेवेन्यू ग्रांट एंड सेकेंड इज कैपिटल ग्रांट। वन इज रेवेन्यू ग्रांट एंड सेकेंड इज कैपिटल ग्रांट। अब रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है, जैसे सेम इस एग्जाम्पल में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए 3 साल के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम आपको $6 लाख दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू $6 लाख 3 साल के लिए, कि 3 साल आप ये $6 लाख यूज़ करो फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे कुछ खर्चे खुर्चे हो गए सारे, आप इसमें से करो। हो सकता है इससे ऊपर भी खर्चे हो कंपनी के, बट दैट इज़ नॉट द केस है। हमें देखना है हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कुछ अमाउंट पे किया है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू ग्रांट। कैपिटल ग्रांट, गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो ये बिल्डिंग बनाओगे, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हम आपको लेट से $20 लाख दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू $20 लाख कि आप ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सको। दैट मीन्स क्रिएट अ एसेट। एसेट बनाने के लिए जो ग्रांट मिलती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ग्रांट, और डे टू डे खर्चों के लिए जो ग्रांट मिलती है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। अब देखा जाए बिजनेस के लिए, जो ये बिजनेस है उसके लिए ग्रांट एक तरह से क्या होगी। इफ़ आई आस्क यू, बिजनेस यूनिट को, इसने यहाँ पे काम करना था, सब कुछ करना था, उसका बेनिफिट बिजनेस को ही आना था, गवर्नमेंट को एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि कल को इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होंगे हमें शेयर देना, नो।
गवर्नमेंट ने सीधा बोला है कि आप वहाँ पे भी स्टार्ट कर दो, तो वहाँ की जगह का थोड़ी भलाई हो जाएगी, लेकिन जब वहाँ काम शुरू हो जाएगा तो सारा प्रॉफिट तो बिजनेस को ही आना है। सो मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये रेवेन्यू ग्रांट कंपनी को मिली है या कैपिटल ग्रांट कंपनी को मिली है, तो क्या ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होगी या इनकम होगी? एक्सपेंस या इनकम, ये तो सोच के माइंड में सेट कर लो क्या है। ये कंपनी के लिए होती है इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, बिजनेस ने पैसे रिसीव करे हैं। अब चाहे वो गवर्नमेंट से रिसीव करें, चाहे सब्सिडी, चाहे ग्रांट के बेस पे करें, बट गवर्नमेंट को बिजनेस को पैसे तो आए, बिजनेस को पैसे तो आए, तो इसीलिए ये हमारी होती है इनकम। अब हमेशा हमारे को एक चीज़ जो समझनी होती है वो ये समझनी होती है कि जो भी हमारी इनकम होती है, जो हमें पैसा रिसीव हुआ है, दो तरीके की इनकम होती है या दो तरीके की रिसीट्स होती हैं बेसिकली। जब गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, दैट इज़ अ रिसीट। रिसीट दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको इनकम दिखाते हैं। एक होती है हमारी कैपिटल नेचर की, इसको हम दिखाते हैं अपनी लायबिलिटी। एक होती है रेवेन्यू नेचर की, एक होती है कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर वाली हमारी हो जाएगी इनकम, कैपिटल नेचर वाली हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। अब इसी गवर्नमेंट ग्रांट का हमें ट्रीटमेंट इस चैप्टर में पढ़ना है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स का हम यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें आई थिंक गवर्नमेंट ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ चुका होगा अब तक कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं तुम्हें ट्रीटमेंट यहीं पे बता देता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट का क्या होगा। तो इफ़ यू वांट तुम इसको कॉपी में लिख लेना, तो उससे तुम्हारे को भी आसानी हो जाएगी बाद में इसको रिवाइज करने में। सो इफ़ गवर्नमेंट ग्रांट इज़ अ रेवेन्यू ग्रांट, हमें डे टू डे खर्चों के लिए कुछ अमाउंट मिला है। अब ये 3 साल के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 साल के लिए हमें 6 लाख मिले हैं। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर में अब 3 साल के लिए 6 लाख मतलब हर साल के लिए 2 लाख, तो हम इनकम में दिखा देंगे 2 लाख, इनकम में दिखा देंगे 2 लाख, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देंगे 4 लाख। जो अमाउंट हमें आया है इसमें से 2 लाख तो हम इस साल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो 4 लाख है वो हमें अगले 2 सालों में यूज़ करना है। तो जो पैसे हमें मिले हैं दैट इज़ आवर लायबिलिटी, कि हम वो पैसे इस साल यूज़ नहीं कर सकते, 4 लाख हमें अगले साल में यूज़ करना है। तो फर्स्ट ईयर में 2 लाख हमारी इनकम बन जाएगी और ये हमारी लायबिलिटी। तो जैसे मैंने ALEI ये तुम्हें बताया था, डेबिट क्रेडिट, तो हमारी लायबिलिटी या इनकम दोनों का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हमें जो पैसे रिसीव हुए हैं दैट इज क्रेडिट, रिसीट। अब वो रिसीट या तो लायबिलिटी होगी या इनकम। तो यहाँ से हमें पता चला है कि ये हमारी 2 लाख की इनकम होगी जो हम इस साल यूज़ कर सकते हैं, और 4 लाख की हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में 4 लाख में से इस साल हम इनकम दिखाएंगे अपनी 2 लाख, 2 लाख हम इनकम में दिखाएंगे क्योंकि 2 लाख यूज़ कर सकते हैं, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमारा रह जाएगा अब 2 लाख जो हमें नेक्स्ट ईयर यूज़ करना है। और थर्ड ईयर में हम क्या दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे अपनी 2 लाख, और बैलेंस शीट में हमारी वैल्यू हो जाएगी अब नील के। थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में सारे 6 लाख हमने यूज़ कर लिए, पहले 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इसको इनकम दिखा दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, तो डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे, जैसे मान लो डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे फर्स्ट ईयर में हुए थे 3 लाख, तो इस एक्सपेंस में से मैंने 2 लाख माइनस करके अपनी बुक्स में एक्सपेंस ही 1 लाख दिखा दिया। गाइस ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, या तो हम इसको अपनी इनकम दिखा देंगे 2 लाख और एक्सपेंस दिखा देंगे बुक्स में 3 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आ जाएगा 3 लाख और इनकम आ जाएगी मेरी 2 लाख। या तो मैं ऐसे करूंगा, या फिर मैंने क्या किया, मैंने नेट जो मेरे 3 लाख के एक्सपेंस हुए थे उसमें से 2 लाख माइनस करके 1 लाख का ही मैंने एक्सपेंस दिखा दिया अपनी बुक्स में, 1 लाख का ही एक्सपेंस दिखा दिया बुक्स में। डे टू डे एक्सपेंसेस 3 लाख में से 2 लाख जो आए थे वो माइनस कर दिए, नेट इफेक्ट 1 लाख दिखा दिया। वन एंड द सेम थिंग, या तो ऐसे दिखाएं या नेट एक्सपेंस 1 लाख, एक ही बात है।
ठीक है। तो दिस इज द केस कि जब हमारे को रेवेन्यू ग्रांट आती है, रेवेन्यू ग्रांट मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इनकम दिखाना होता है। अब अगर उन्होंने बोला होता, ये कंडीशन कोई ना होती 3 साल के लिए कि आप ये पैसा कभी भी यूज़ कर सकते हो, तो पूरा का पूरा 6 लाख हम फर्स्ट ईयर की इनकम दिखा देते कि हमें इनकम होगी। अब जितना भी हमने यूज़ किया दैट इज़ अ डिफरेंट केस। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ कि 3 साल में यूज़ करना है, दैट मीन्स हर साल सिर्फ हम 2 लाख ही अपनी इनकम दिखाएंगे, बाकी का लायबिलिटी में से कम होता रहेगा। ये पार्ट गाइस सबको समझ आ गया रेवेन्यू ग्रांट का ट्रीटमेंट। अब आता है कैपिटल ग्रांट का ट्रीटमेंट। जैसे एसेट को बनाने के लिए हमें 20 लाख दिए गए, कैपिटल ग्रांट का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। आगे बताऊंगा वैसे क्या इसमें 2 अलग अलग मेथड होते हैं, वो जब नोट्स में से पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, सोचो गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट कभी भी ऐसा तो है नहीं ना मैं बिल्डिंग बनाने के पूरे पूरे पैसे दे देगी। गवर्नमेंट ये बोलेगी ना कि आप भी तो कुछ करो, हम कर रहे हैं तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। सोचो बिल्डिंग बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट आई थी कंपनी की, दैट वाज 50 लाख। बिल्डिंग बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट आई थी दैट वाज 50 लाख। तो हुआ क्या, हम क्या शो करेंगे, हम सीधा सीधा इसमें से 20 लाख माइनस कर देंगे और अपनी जो बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी उसमें एसेट की वैल्यू ही 30 लाख दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन जो क्लेम करेंगे वो 30 पे करेंगे, 50 पे नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन 30 पे क्लेम करेंगे, 50 पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की जेब से तो 30 है, भले ही एसेट की वैल्यू 50 है बट 20 तो हमें गवर्नमेंट ने दिया ना। तो हमारी जेब से पैसे कितने गए हैं, 30 लाख इस एसेट को बनाने के लिए। तो इसी 30 लाख पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसी पे जैसे लाइफ इज 10 ईयर्स तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 3 लाख की मेरी डेप्रिसिएशन हर साल लग जाएगी। समझ आएगा इस? तो अगर हमें कैपिटल ग्रांट मिली है तो सिंपल मैं कैपिटल की टोटल कॉस्ट में से जो ग्रांट मिली थी उसको माइनस कर दूंगा। ओके, गॉट इट। अब इसके अलावा जो दूसरा इसमें ऑप्शन होता है गवर्नमेंट ग्रांट का, वो भी मैं बता देता हूं कैपिटल ग्रांट का क्या होता है। वो भी बहुत ईजी है, सिंपल। हम क्या करेंगे, इस 50 लाख को मैं दिखाऊंगा अपना एसेट और इस 20 लाख को मैं दिखा दूंगा अपना लायबिलिटी, कि गवर्नमेंट से जो पैसे आए हैं कुछ नहीं, सिंपल इस ग्रांट को मैं लायबिलिटी दिखा दूंगा और इसको मैं दिखा दूंगा एसेट। पूरा 50 लाख एसेट साइड, पूरी लायबिलिटी, और पूरा 20 लाख लायबिलिटी साइड। अब तुम बोलोगे कि सर डेप्रिसिएशन किस पे क्लेम करेंगे। डेप्रिसिएशन हम 50 लाख पे क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन 50 पे। अब तुम हो सकता है ये भी सोचो कि सर हमारी जेब से तो 30 लाख गए, तो हम डेप्रिसिएशन कैसे 50 पे क्लेम कर सकते हैं। तो बस बिल्कुल वही, बिल्कुल सही सोचा तुमने। डेप्रिसिएशन हम 50 पे क्लेम करेंगे, लेट्स से 10% डेप्रिसिएशन है तो 5 लाख मेरी डेप्रिसिएशन होगी। मेरी जेब से कितना गया था, 30 लाख। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन मुझे 30 लाख पे कितनी मिलनी चाहिए थी, 3 लाख। तो डेप्रिसिएशन मेरी हो जाएगी 5 लाख और 2 लाख मैं यहां से ट्रांसफर कर दूंगा रिटेन्ड अर्निंग में। बेसिकली जो चीज़ मैंने रीवैल्यूएशन के केस में की थी कि जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन मैं क्लेम कर रहा हूं उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो 2 तरीके, या तो 50 में से 20 माइनस करके पूरे 30 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो, सिंपल काम खत्म, या फिर 50 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो और जो एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम की है वो इस लायबिलिटी से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दो, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस के केस में करा था। गॉट इट गाइस, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। अब चलो हम बुक में से पढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो पीछे करके देख लेना। मैं आज सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट ही कराऊंगा बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर एवरीवन, तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा अगर कुछ और भी कराया तो। सो गवर्नमेंट ग्रांट का इंट्रोडक्शन ही तुम्हें मैं बता चुका हूं। सो IAS 20 इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो IAS 20 फॉलो 2 जनरल प्रिंसिपल्स व्हेन डिटरमाइन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स। पहला इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या है, grant should not be recognized until the condition for receipt have been complied with and there is a reasonable assurance that grant will be received। मतलब
हमें एक चीज़ हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट ने मुझे वैसे ही बोल दिया कि हम इतना पैसा आपको देंगे, तब मैं उसको अपनी इनकम नहीं शो करूंगा। इनकम मैं शो करूंगा जब मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ है, मेरे को गवर्नमेंट से कंफर्मेशन आ चुकी है कि हाँ मुझे पैसे आने ही आने हैं, तभी मैं उस पार्ट को अपनी इनकम शो करूंगा। अक्रूवल ग्रांट शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स विच दे आर इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट। जिस चीज़ के लिए हमें ग्रांट मिली गई है, उस ग्रांट को हमें उसका जो हम खर्चा कर रहे हैं उसी से सेट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ग्रांट मुझे रनिंग के लिए, डे टू डे रनिंग के लिए मिली थी बिल्डिंग की, इफ़ यू रिमेंबर, वो जो डायग्राम मैंने बनाया था, अगर मैं वो पैसा यहाँ लगाने की बजाय दूसरी बिल्डिंग में लगा दूँ तो वो गलत हो जाएगा, तो उसका मेरे को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, तो मैं वो एक्सपेंस क्लेम ही नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसा मैंने इसमें तो लगाया ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज अक्रूवल। अब डेफिनेशन, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज विद लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। Government assistance is an action by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under the criteria. Example, grant of a local operating license. सिंपल, एक अगर आप लाइसेंस लोगे तो गवर्नमेंट आपको कुछ ग्रांट देगी, विदाउट लाइसेंस काम करोगे तो आपको दिक्कत है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली पैसा, to an entity in return for past or future compliance with certain conditions regarding the operating activity of the entity. सिंपल, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है कि कुछ गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करती है क्योंकि हमने पहले कुछ काम करा था उस चीज़ के लिए, या फिर आगे हम कुछ करने वाले हैं उसके लिए गवर्नमेंट हमें कुछ कंडीशंस के साथ ग्रांट्स देती है। Grants related to assets are government grants whose primarily condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets. अगर हमें किसी एसेट के लिए यानी कैपिटल ग्रांट अगर मिली है तो वो पैसा हम उसी प्रॉपर्टी को परचेज करने में लगा सकते हैं या कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं। Grants related to income are government grants other than those related to asset. Those are called revenue grants. ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया था। अब सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट आर रेवेन्यू ग्रांट्स। सो द रिकग्नाइजेशन, अच्छा इन्होंने इसको डिटेल में नहीं बताया हुआ रेवेन्यू ग्रांट्स को, सीधा इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है। तो द रिकग्नाइजेशन ऑफ ग्रांट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। पहला, इफ द ग्रांट इज पेड व्हेन एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड दैट सर्टेन एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, द ग्रांट शुड बी मैच विद द एक्सपेंडिचर। मतलब कई बार जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ये खर्चे का, गवर्नमेंट ने बोला आप नई जगह पे खर्चे करो, उसके सारे प्रूफ्स हमें दो, हम वो प्रूफ वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको हम वो वापस कर देंगे। ठीक है गाइस, सॉरी मुझे एक कॉल आ गया था। सो इफ़ अ ग्रांट इज पेड व्हेन एविडेंट इज प्रोड्यूस्ड, तो बेसिकली तुमने कंपनी ने खर्चा किया, खर्चा करके गवर्नमेंट को बताया कि ये मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ है, और उसके बाद उसमें से गवर्नमेंट ने वो अमाउंट रिफंड कर दिया। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। इफ़ द ग्रांट इज पेड ऑन डिफरेंट बेसिस, एग्जाम्पल्स, अचीवमेंट ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सच एज क्रिएशन ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ न्यू जॉब्स, द ग्रांट शुड बी मैट विद द आइडेंटिफाइबल कॉस्ट अचीव दैट टारगेट। सिंपल सा मतलब ये है, गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे ही नहीं देगी कि हाँ पैसे रख लो ऐश करो। गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही हमें एक्सपेंस देगी, तो हमें हमेशा उस एक्सपेंस को गवर्नमेंट ग्रांट को उस एक्सपेंस से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होती है? IAS 20 अलाउ सच ग्रांट टू ईदर प्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट यानी इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर डिडक्टेड फ्रॉम अ रिलेटेड एक्सपेंस। ये हमारे ऊपर है। ये मैंने तुम्हें बताया था कि या तो हम उसको इनकम साइड दिखा दें अपनी, जैसे मैंने 2 लाख बताया था, या फिर हम जो भी हमारा 3 लाख का एक्सपेंस हुआ था उसमें से हम 2 लाख माइनस करके 1 लाख दिखा दें। ठीक है, दिस इज अप टू अस कि हम कैसे भी करें। ठीक है, रेवेन्यू ग्रांट presentation as credit in the profit and loss. Supporters of this method claim that it is an inappropriate to net income and expense items, and that separation of grant from the expense facilities comparison with other expenses not affected by the grant, isko chodo, deducted from the relative expense. It is argued that in this method the expense might
will not have been incurred by the entity if grant had not been available, and presentation of expense without offsetting grant may therefore be misleading. So basically क्या है, तुम कैसे भी मेथड ये फॉलो कर सकते हो, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. तुम या तो क्रेडिट पे यूज़ कर सकते हो इनकम दिखा के, या फिर उसको अपना एक्सपेंस दिखा सकते हो, मतलब एक्सपेंस में से माइनस कर सकते हो. आगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, यहाँ से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है? An entity was given $3 lakh on 1st January 2011 to keep staff employed within a deprived area. कि स्टाफ को एम्प्लॉयड रखो और उसके लिए हम आपको $3 लाख देंगे. The entity must not make redundancies for the next 3 years and grant will need to be repaid. मतलब 3 साल के लिए. अब हुआ क्या, एक बिजनेस एक पुराना एरिया था, वहाँ उसका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था. 200-300 लोग यहाँ पे जॉब्स कर रहे थे. बट हुआ क्या, गवर्नमेंट, अब बिजनेस का काम अगर नहीं चल रहा तो बिजनेस को यूनिट बंद करना पड़ेगा. बट बिजनेस ने ये यूनिट अभी बंद नहीं करा. बिजनेस यूनिट जब बंद करने लगा था, गवर्नमेंट ने बोला कि यार ऐसे तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इनको पैसे हर महीने मिलते हैं, तो लाइफस्टाइल इतना बन चुका होगा. तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि 3 साल के लिए हम आपको $3 लाख देंगे, आप अभी भी किसी को मत निकालो, उनको बोलो कि बैठे रहो, चाहे सैलरी उनको देते रहो. 3 साल में गवर्नमेंट ने सोचा होगा हम कोई और कंपनी वगैरह डाल करके इनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे. बट 3 साल के लिए इस कंपनी को बोला गया कि आप अपना यूनिट बंद ना करो और आप उनको सैलरी देते रहो. तो कंपनी को हर साल सैलरी देनी पड़ेगी. बाय 31st December 2001 नो रिडंडेंसीज हैव टेकन प्लेस एंड नन आर प्लान्ड. और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुमने किसी को भी निकाल दिया तो पैसे ये हम तुमसे वापस ले लेंगे. The grant should be released over 3 years, meaning that $1 lakh is taken in the statement of profit and loss each year. हर साल हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. तो फर्स्ट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी. पहले साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख चला गया और 2 लाख हमारा चला जाएगा लायबिलिटी, जो हमें अगले 2 सालों में यूज़ करने हैं. सेकेंड ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख और अभी भी 1 लाख हमारा रहेगा जो नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे. थर्ड ईयर 1 लाख और बैलेंस लायबिलिटी में 0 हो जाएगा. पूरा 3 लाख हमने यूज़ कर लिया. दैट्स इट. दिस कैन बी शोन एज अ सेपरेट लाइन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डिडक्टेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. या तो हम खर्चे में से माइनस कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सैलरी एक तरह से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से हम इसको इनकम शो कर दें. ठीक है गाइस, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट ये पढ़ लेना, नॉट एज सच रेलिवेंट. नेक्स्ट आता है कैपिटल ग्रांट. तो कैपिटल ग्रांट का जो तुम्हारे को मैंने बताया था, ये सेम वही चीज़ है. IAS 20 permits 2 treatments of capital grant. Write off the grant against the cost of non-current assets and depreciate at reduced cost. जैसे 50 लाख मुझे टोटल खर्चा आया था, 5 करोड़ हो गए, और गवर्नमेंट से मुझे 20 लाख की ग्रांट मिल गई थी. दैट मीन्स रिमेनिंग रह गया 30 लाख. तो 30 लाख को मैं एसेट साइड दिखा के इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, ट्रीट ग्रांट एज अ डेफर क्रेडिट यानी लायबिलिटी एंड ट्रांसफर अ पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर, सो ऑफसेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन चार्ज टू द जर्नल कॉस्ट. मतलब मैंने पूरी 50 लाख को एसेट साइड दिखा के इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करी, और जो भी मैं एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि 30 लाख मेरा खर्चा हुआ था, डेप्रिसिएशन में 50 पे क्लेम कर रहा हूँ, तो 20 लाख पे जो मैं एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ, लेट्स से 2 लाख, उसको हर साल लायबिलिटी में से माइनस करके अपनी इनकम में ऐड कर दूंगा. हर साल लायबिलिटी में से माइनस करके इनकम में ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक्सपेंस में ऑलरेडी 5 लाख क्लेम कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअल एक्सपेंस तो मेरा 3 लाख का हो रहा है. डेप्रिसिएशन तो 3 लाख ही है ना गाइस, एक्चुअली जेब से 3 लाख गए हैं, जेब से 30 लाख गए हैं, तो डेप्रिसिएशन तो 3 लाख ही मिलनी चाहिए ना, और मैं क्लेम कर रहा हूँ 5 लाख, तो 2 लाख को मैं अपना इनकम में ऐड कर दूंगा. 2 चीज़ें, या तो सिंपल, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, रीवैल्यूड की तरह ही है. ये ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं तुम्हें अभी ऊपर, तो अब मेथड भी दोनों बता चुका हूँ.
सो गाइज एक बार आई वुड सजेस्ट इसको तुम पढ़ लेना. दिस इज़ नॉट लाइक एज सच के पढ़ाने की ज़रूरत है. दिस इज़ थ्योरी. तो मैं ट्रीटमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो बेटर रीड बाय योर सेल्फ. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है. यू ऑल हैव माई नंबर. यू कैन आस्क मी. लेट्स डू टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग 5. An entity opens a new factory and receive government grant of 15,000 in respect of capital equipment costing 1 lakh. कि 1 लाख की कैपिटल इक्विपमेंट पे 15,000 की गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी. इट डेप्रिशिएट्स द प्लांट एंड मशीनरी एट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड. 20% इज द डेप्रिसिएशन रेट. शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट इन फर्स्ट ईयर अंडर बोथ द मेथड्स. दोनों मेथड्स के अंदर हम गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में कैसे शो करेंगे. तो देखो बहुत ही सिंपल है. तो अगर मैं फर्स्ट मेथड फॉलो करता हूँ जहाँ मैंने एसेट की वैल्यू सीधा सीधा माइनस करनी है. ठीक है. वहाँ मैं क्या करूँगा. 1 लाख की मेरी ग्रांट आई थी. कैपिटल की कॉस्ट थी. उसमें से 15,000 मैंने ग्रांट माइनस कर दी. तो बैलेंस कितना रह गया मेरा 85. तो ये जो 85 है ये मैं अपने बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दूंगा फर्स्ट थिंग. और सेकंड 85,000 पे डेप्रिसिएशन 85,000 इंटू 20% विच इज़ 17,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखा दूंगा डेप्रिसिएशन का 17,000. सो दिस इज सिंपल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. बहुत ही सिंपल था. कुछ भी इसमें एज सच डिफरेंट नहीं था. ठीक है. सेकेंड थिंग अब मैं क्या करूंगा. अब सेकेंड वाला जो ट्रीटमेंट है गाइस वो बहुत ध्यान से देखना. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. मैं इसको एक काम करता हूँ. मैं इसको ऊपर लिखता हूँ. यहाँ करता हूँ. वो थोड़ी जगह कम है वहाँ पे. देखो गाइस. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा. 1 लाख का मेरा एसेट था. तो मैं अभी 15,000 को यहाँ से माइनस नहीं कर रहा. तो मैं डेप्रिसिएशन इस पे क्लेम करूँगा. तो इस पे 20% इज 20,000. तो वैल्यू मेरी बुक्स में कितनी रहेगी 80,000. अब डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड और एक बात और सॉरी एक्चुअली मुझे डेप्रिसिएशन जो मैंने पहले कैलकुलेट करी थी फर्स्ट पार्ट में डेप्रिसिएशन बनती मेरी 17 थी. बट मैं क्लेम कर रहा हूँ 2 लाख 20,000. बनती 17 थी. क्लेम कर रहा हूँ 20,000. अब इसका इफेक्ट क्या होगा गाइज ये भी देखो ध्यान से. सो इसका इफेक्ट ये होगा कि पहले मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसमें दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन में 20,000. ये मैं एक्सपेंस दिखा दूंगा. और इनकम दिखा दूंगा मैं अपनी एक तरह से ग्रांट 3,000 की. 3,000 की ग्रांट में इनकम दिखा दूंगा. एक्सेस डेप्रिसिएशन जो मैं चार्ज कर रहा था मुझे चार्ज करनी थी 17. मैं चार्ज कर रहा हूँ 20. तो 3,000 को मैं यहाँ अपनी इनकम दिखा दूंगा. और बैलेंस शीट में क्या होगा यानी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा. एसेट में मैं दिखाऊंगा मेरे एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख क्योंकि अब मैं यहाँ से माइनस नहीं कर रहा. माइनस इस पे जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी है 20,000. तो मेरी बुक्स में वैल्यू रहेगी 80,000. फर्स्ट थिंग. सेकेंड पार्ट मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ. लायबिलिटी साइड में क्या होगा गाइस ध्यान से देखना. लायबिलिटी में मैं दिखाऊंगा गवर्नमेंट ग्रांट जो मुझे मिली थी 15,000 की. इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एक्सेस डेप्रिसिएशन जो मैंने कितनी चार्ज करी है 3,000. ठीक है. एक सेकेंड गाइस. अच्छा गाइस सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा. लायबिलिटी में अभी एक्चुअली F3 है तो ज़्यादा स्पेसिफिक मांगते हैं. लायबिलिटी में एक आएगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी. एक आएगी करंट लायबिलिटी. अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है दैट इज़ लाइक नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो 1 साल से ज़्यादा चलती है. करंट लायबिलिटी मतलब जो 1 साल से कम चलती है. सो देखो ध्यान से 15,000 जो हमें ग्रांट मिली थी उसमें से 3,000 तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र ही कर दी. यहाँ पे बची 12. अब उस 12 में से भी अब नेक्स्ट ईयर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगी यानी विद इन 12 मंथ्स हमारी एक और डेप्रिसिएशन लगनी है. तो वो डेप्रिसिएशन भी मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा. तो मेरी यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी में दैट मीन्स 12 महीने से ज़्यादा के लिए जो लायबिलिटी है वो है 9,000. और जो ये वाला 3,000 मैंने चार्ज किया है कि ये वाला अमाउंट विद इन 12 ईयर्स अगले साल दोबारा मुझे ट्रांसफ़र करना है. इसको मैं करंट लायबिलिटी में 3,000 शो कर दूंगा.
तो नॉन करंट लाइबिलिटी में मेरा आ जाएगा 9,000, करंट लाइबिलिटी में 3,000। दोबारा बताता हूँ कैसे। टोटल लाइबिलिटी मेरी थी 15 जो गवर्नमेंट से मेरे को पैसे आए थे, उसमें से 3,000 मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ से हटा दूंगा। 3,000 मुझे विद इन 12 ईयर्स मतलब कमिंग 12 ईयर्स में करनी है, तो उसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो बैलेंस रह जाएगा 9। और 3,000 जो कमिंग ईयर में मुझे करना है, नाउ दैट विल बी अ करंट लाइबिलिटी फॉर मी, तो उसको मैं करंट लाइबिलिटी में शो करूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गाइस अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है कि 9,000 कैसे आया। दोबारा बता देता हूँ, 15 जो टोटल मुझे ग्रांट मिली थी गवर्नमेंट की, इस 15 में से 3 तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, हटा दिया यहाँ से, बचा 12 में से 3,000 नेक्स्ट ईयर भी तो ट्रांसफ़र होगा ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगी, तो नेक्स्ट ईयर 3,000 में ट्रांसफ़र कर लूँगा, तो रह जाएगा 9, और जो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना है दैट इज़ माई करंट लायबिलिटी। ओके गाइस, सो ये है इस पार्ट का ट्रीटमेंट। अब लास्ट पार्ट इसमें आता है गाइस, रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट। तो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, इन सम केसेस grant may need to be repaid if the conditions of the grant are breached or not fulfilled. If there is an obligation to repay the grant, the repayment is probable and then it should be provided in accordance with IAS 37. ये हम chapter number 15 में पढ़ेंगे। If the deferred income method of capital grant has been used, then remaining grant would be repaid to the government. Any amount released to profit and loss need to be reversed depending on the level of repayment required. If netting off method of capital grant has been used, then cost of the asset must be increased to recognize full. Basically guys, हमें कुछ इसमें ऐसा स्पेसिफिक मुश्किल कुछ नहीं बताया हुआ, या सिंपल बोला हुआ है कि जो भी हमने पहले ट्रीटमेंट किया था उसको रिवर्स कर देंगे। जो भी पहले करा था, अगर एक्सपेंस था मेरा तो मैं उसको इनकम बना दूंगा, पहले जैसे मैंने उसको इनकम दिखा दिया था या एक्सपेंस में से माइनस कर दिया था, तो वो मैं हटा दूंगा अपनी बुक्स में से, और जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी पड़ी है उसको ख़त्म कर दूंगा कि कोई लायबिलिटी अब नहीं है क्योंकि ग्रांट वापस कर दी। ठीक है, सो दिस इज़ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। ज़्यादा डिटेल में इसको हम यहाँ पे चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में गाइज मैं इतने कराऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छे से टॉपिक रिवाइज कर लेना, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू और समथिंग टिपिकल। अच्छे से इसको पढ़ लेना गाइज, कोई भी डाउट हो, आई एम शेयरिंग माई नंबर हेयर 9888737340। इंडिया में है तो +91 कोड लगेगा, तो ये कोड लगा के मुझे व्हाट्सएप करना अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो। बाकी मैं F4 का ग्रुप F7 का सॉरी बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ, बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो तक में मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है मैं बना लूँगा। ठीक है, और उस ग्रुप में तुम अपनी डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि मैं अपना नंबर यहाँ नीचे नहीं शेयर कर रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब नंबर आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज नाउ। जो पूरी वीडियो एंड तक देखेगा उसको मेरा नंबर पता होगा, नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने तो मेरे अपने पुराने ही रहेंगे। ठीक है गाइस, चलो तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बोरिंग कॉज करा दूंगा, इट्स ऑल्सो नॉट समथिंग बिग, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा, छोटी सी बनेगी वीडियो। चलो गाइस, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।